देखिए, अब तक हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया, वर्णमाला के 4 भाग पढ़ा दिए। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं शब्द विचार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस किस तरह के प्रश्न इस पर आते हैं। शब्द विचार अर्थात शब्द शब्द क्या है? ध्वनि या ध्वनियों की उस अर्थवान लघु इकाई को शब्द कहते हैं जिसकी प्रयोग की दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता हो, जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र अर्थ हो उस शब्द का। जैसे आ बैठ, ये शब्द हो गया। आ बैठ, दो शब्द आ बैठ, अर्थात आओ और बैठो, चलो चलें। तो इस तरह के शब्द होते हैं। ये क्या है कि ध्वनि या ध्वनियों की उस अर्थवान लघु इकाई को शब्द कहते हैं जिसकी प्रयोग की दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता हो, अपनी स्वतंत्र सत्ता हो, स्वतंत्र उसका शासन हो। ऐसे शब्द, ये शब्द होते हैं आ बैठ, चलो चले। देखिए, आ शब्द हो गया, बैठ शब्द हो गया, चलो शब्द हो गया, चले शब्द हो गया। इन चारों का अब अपना अर्थ स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता है हिंदी के अंदर। अब बात आती है कि शब्द के आधार कितने हैं? शब्दों के मुख्यतः, शब्दों के मुख्यतः निम्न आधार हैं। मैंने बताया था आपको, शब्दों के मुख्यतः निम्न आधार हैं। शब्दों का आधार क्या है? अर्थात हिंदी भाषा में शब्द कहां से आए, इनका आधार क्या है, कहां कहां से लिए गए, किस किस तरह के ये शब्द हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, पहला आधार है इसका रचना का आधार, दूसरा है इतिहास का आधार, और तीसरा है अर्थ का आधार। रचना का आधार, हिंदी में कुछ शब्द रचना के आधार पर हैं कि उनकी रचना कैसे रची गई, किस प्रकार से वे रचे गए, किस प्रकार से वे बने, क्या उनको आधार दिया गया, रचना का आधार दिया गया। दूसरा है इतिहास का आधार, इतिहास के आधार पर हिंदी में शब्द आए। कैसे आए कि इतिहास, हमारा जो इतिहास है वो बताता है कि शब्द किस किस तरह से हिंदी में आए और वो प्रयोग हुए। अर्थ का आधार, तीसरा है अर्थ का आधार। अर्थ का आधार क्या होता है कि शब्दों का क्या अर्थ है, उस आधार पर उनको हिंदी में प्रयोग किया गया। अब सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रचना का आधार। रचना का आधार, रचना के आधार पर, रचना का आधार, ये आपके 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ि या रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 3 है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ि या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको ध्यान से पढ़ना, इन पर प्रश्न अवश्य आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आते हैं। अब मैंने सब आपको पढ़ाया शब्द विचार, शब्दों पर जो विचार किया गया है हिंदी में वो है
शब्द, पहले उसने कहा ध्वनि या ध्वनियों की उस अर्थवान लघु इकाई को शब्द कहा जाता है जिसकी प्रयोग की दृष्टि से अपनी स्वतंत्र सत्ता हो। वो शब्द स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र अर्थ है उसका। जैसे आ, बैठ, चलो, चले, ये शब्द है, इनका स्वतंत्र अर्थ है बिल्कुल। शब्दों के मुख्यतः निम्न आधार हैं। शब्दों का आधार क्या है जो हिंदी में लिए गए? तो पहला आधार है रचना का आधार, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास का आधार, तीसरा है अर्थ का आधार। रचना के आधार पर शब्द लिए गए, फिर इतिहास के आधार पर शब्द लिए गए, और फिर अर्थ के आधार पर शब्द लिए गए। तीन आधार हैं जो हमारी हिंदी भाषा में लिए गए। तो पहले मैं पढ़ाता हूं आपको रचना का आधार। रचना का आधार पर तीन भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ि या रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ये इसकी एक भूमिका थी। अभी हमारा जो मुख्य टारगेट है अब जो शुरू होगा कि रूढ़ि या रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ि या रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, रूढ़ि या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, देखिए मुख्य बात है सार्थक खंड, अर्थ सहित टुकड़े न हो सके। अर्थात जब शब्द हमारा पूरा है तो उसका अर्थ है, लेकिन जब हम उसके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई भी टुकड़ों का अपना अर्थ नहीं होगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ि या रूढ़ शब्द कहते हैं जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सके। जैसे ध्यान देंगे, जैसे गज, रोटी, चावल, देर, पर आदि, इस तरह के शब्द हैं। देखिए इनका अपना एक अर्थ है। गज हाथी, रोटी माने रोटी चपाती, चावल धान, देर हम लेट हो रहे हैं, विलंब से हो रहे हैं, पर माने अर्थात लेकिन जब हम इनके खंड करेंगे, अब टुकड़े करेंगे, तो इनका अपना अपना कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे ग जमा ज, अब ना ग का अर्थ ना ज का अर्थ, इसलिए ये हमारा रूढ़ि या रूढ़ में आ गया है। रो जमा टी, ना रो का अर्थ ना टी का अर्थ। चा जमा वल, न चा का अर्थ ना वल का अर्थ। दे जमा र, न दे का अर्थ ना र का अर्थ। तो इस तरह के जो हमारे शब्द हैं ये रूढ़ि या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा? दोबारा मैं फिर बता रहा हूं, रूढ़ि या रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके रूढ़ि या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कभी कभी आ जाता है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, बस निश्चित 4 ऑप्शन आ जाएंगे, रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। इस तरह की 4 खंड आएंगे आपके विकल्प, चारों में से आपको छांटना है। उन लिखना जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, तो आपका उत्तर होगा रूढ़ि। इस तरह का प्रश्न इस बार आता है। या कभी आता है रूढ़ि शब्द है तो 4 शब्द अन्य होंगे और एक ऐसा शब्द होगा जिसके सार्थक खंड न हो सके, करके देख लेना, आपका वही उत्तर निकल जाएगा। दूसरा भेद था यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके, यौगिक
शब्द कहलाते हैं। देखिए यौगिक वो पहले ही शब्द का नाम है यौगिक। अब यौगिक शब्द भी दो शब्दों से मिला, योग जमा इक, इक इसमें प्रत्यय लग गया, जब हम इसको जोड़ेंगे तो यौगिक हो गया आपका। ये शब्द का वो है यौगिक। यौगिक माने योग, जो दो शब्दों के जोड़ने से बना है, यौगिक शब्द है। कैसे, ध्यान देंगे, जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके हमने टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उनका अर्थ है, अलग अलग टुकड़े का अलग अलग अर्थ है। जैसे पाठशाला, शब्द है पाठशाला, हमने इसके टुकड़े करे दो, पाठ जमा शाला। पाठ मैंने पढ़ना, शाला मैंने स्थान, दोनों का अपना अपना अर्थ हुआ, अर्थात ये सार्थक टुकड़े इसके हो गए, सार्थक खंड हो गए। पाठशाला, पाठ जमा शाला, सार्थक खंड हो गए। पाठ मैंने पढ़ना, शाला मैंने स्थान, अर्थात पढ़ने का स्थान, पाठशाला। नीरज, नीर जमा ज। अब नीरज क्या है? नीरज कहते हैं कमल को, नीर कहते हैं पानी को, ज मैंने पैदा होना, अर्थात पानी में जो पैदा हुआ वो हो गया नीरज। नीर मैंने पानी अर्थात जल, ज मैंने उत्पन्न होना, ये हो गया आपका नीरज। तो इसका भी अर्थ हो गया, इसका भी अर्थ हो गया, तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। सफल, स जमा फल, अर्थात स माने सही, फल माने परिणाम, सही परिणाम, दोनों के इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। तो ये तीनों आपके यौगिक शब्द हुए। प्रश्न आएगा यौगिक शब्द है, तो इस तरह के शब्द आएंगे, तीन अन्य आएंगे, एक यौगिक आएगा, आपको वही छांटना है। या तीन यौगिक आएंगे, एक अन्य आएगा, उसमें लिखेगा यौगिक शब्द नहीं है, तो जो तीन यौगिक होंगे एक यौगिक नहीं होगा, वो आपका उत्तर होगा। नहीं में भी आता है प्रश्न और है में भी आता है। ये मुझे लग रहा है कि आपकी ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तीसरा है, इसका भेद मैंने पढ़ा था आपको, योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या है, इसको जरा विशेष ध्यान में पढ़ना, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में यही शब्द आते हैं, ज्यादातर। बहुत अच्छी तरह इसको जरा ध्यान से पढ़ना। जिन शब्दों का यौगिक रूप, जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़, जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब अर्थ विशेष में क्या है? शब्द तो है, लेकिन उसका जो अर्थ है किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु के लिए प्रयोग में आता है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। यह शब्द उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा में, पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट यानी प्रवक्ता की परीक्षा में
कई बार आ चुके हैं ऐसे शब्द। योग रूढ़ पूछ लिया, योग रूढ़ है, बस इतना पूछते हैं, योग रूढ़ है। हमें समझना पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहे हैं कि नीचे जो 4 विकल्प हैं इनमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अब देखो कैसे होगा, ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण के लिए विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये शब्द आपके आगे भी काम आएंगे। जैसे ही आप पढ़ेंगे समास तो उसमें भी आपके काम आएंगे योग रूढ़ शब्द, और जब संज्ञा पढ़ेंगे तब भी आपके काम आएंगे। इस पे ध्यान विशेष देंगे आप। जैसे लंबोदर, अब शब्द है लंबोदर, जब हम इसका टुकड़ा करेंगे लंबा जमा उदर। अब लंबा मैंने बहुत बड़ा, वो उदर मैंने, उदर कहते हैं पेट को, जो हमारा पेट है ये, इसको कहते हैं उदर। लंबोदर, अब लंबा पेट किसका है, किसी का भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े आदमी देखे हैं, बहुत के बड़े बड़े पेट हैं, लेकिन उनके लिए लंबोदर शब्द प्रयोग में नहीं आता। सबसे पहले लंबा पेट था गणेश जी का, इसलिए लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए योग रूढ़ हो गया। अगर लंबोदर शब्द आएगा तो सीधा अर्थ है कि गणेश जी को हम कह रहे हैं लंबोदर, तो गणेश जी को पुकार रहे हैं या गणेश जी के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो यह शब्द गणेश जी के लिए योग रूढ़ हो गया। किसी और को हम लंबोदर नहीं कह सकते, भले कितना बड़ा पेट उसका हो। इसके बाद पंकज, पंक जमा जो, अर्थात पंक कहते हैं कीचड़ को, ज माने उत्पन्न या पैदा, कीचड़ में जो पैदा हुआ वो पंकज कहलाया, कीचड़ में जो पैदा हुआ वो पंकज कहलाया। अर्थात कमल के लिए जो योग रूढ़ हो गया, पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए पंकज शब्द, जबकि कीचड़ में और अन्य घास पैदा होती हैं, अन्य फूल भी पैदा होते हैं, लेकिन उनको हम कभी पंकज नहीं कहते। जैसे आपने देखा होगा सिंघाड़ा भी पानी में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन उसको कभी पंकज नहीं कहते। कमल के लिए पंकज शब्द योग रूढ़ होगा, तो लंबोदर पंकज ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। चल चित्र, चल जमा चित्र, जो चित्र चलते हैं, चलने वाले चित्र, अर्थात सिनेमा को चलचित्र कहते हैं। जो आप सिनेमा देखते हैं पिक्चर हॉल में, उसको चलचित्र कहते हैं, उस पर चित्र चलते रहते हैं, ये उसके लिए चलचित्र। और भी चित्र चलते हैं, लेकिन चलचित्र सिनेमा के लिए योग रूढ़ हो गया। ये इस तरह के जो शब्द हैं सारे योग रूढ़ में आ जाते हैं, अर्थ विशेष के लिए जो प्रयोग होते हैं। ये पहला रचना का आधार, 3 मैंने आपको रचना के आधार पढ़ाए। रूढ़ी या रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, यौगिक शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके, और योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो, उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चलचित्र, ये परीक्षा में आ जाते हैं, योग रूढ़ शब्द है। बस वो 4 शब्द होंगे, योग रूढ़ आपको ढूंढना होगा। इसमें बहुत हैं, जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव, चंद्रवदन, चंद्र है मुख पर जिसके अर्थात शिव, सतखंडा, 7 है खंड जिसमें वह महल, इस तरह के दशानन, 10 हैं आनंद अर्थात मुख जिसके वह अर्थात रावण। तो ये ऐसे सारे शब्द जो हैं योग रूढ़ में आ जाते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा था आपको इतिहास का आधार। इतिहास का आधार,
इतिहास का आधार, इतिहास के शब्द, कुछ शब्द हमारे इतिहास के आधार पर लिए गए। हमारे भारत देश का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, क्योंकि पहले वैदिक था, वेदों पर आधारित था, संस्कृत थी, उसमें दो साहित्य थे संस्कृत के, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमारा चलता था ये जो कर्मकांड है, यज्ञ मंत्र थे उसमें इस प्रकार के। दूसरा था हमारा लौकिक साहित्य, जिसमें हमारी सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सब आती थी। अब इतिहास का आधार है, इसमें कुछ शब्द वहां से लिए गए, फिर उसके बाद यहाँ पर शासन अन्य आए, मुगलों का शासन आया, मुस्लिम शासन आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में शब्द लिखे। फिर यहाँ आपके अंग्रेजी शासन रहा, उन्होंने अपनी भाषा के शब्द हिंदी में समाहित किए। तो इस प्रकार से ये इतिहास का आधार है। इतिहास के आधार पर 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 5 भेद हैं इसके। नंबर 3 देशज या देसी शब्द। नंबर 4 विदेशज या विदेशी शब्द। नंबर 5 संकर शब्द। इतिहास के आधार पर हमारा इतिहास कहता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द, संकर शब्द। ये 5 हैं। अब इसमें मैं आपको नंबर से बताता हूं शॉर्ट में। इतिहास के आधार पर हमारा इतिहास बताता है कि कहां कहां से हमारी हिंदी में शब्द आए। पहला है तत्सम। अब तत्सम शब्द को देख लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। एक बार एक परीक्षा में आ गया कि जो शब्द जो के त्यों प्रयोग हो, बिल्कुल देखो आता है वाक्यांश का एक शब्द में उत्तर दो। यानी एक वाक्यांश का, वाक्य ना होकर के वाक्य का अंश होता है, वो एक शब्द में उत्तर देना होता है उसमें। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा हिंदी में कि जिसके माता पिता मर गए हों, तो उसके लिए एक शब्द आता है अनाथ। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए आता है एक शब्द विधवा। तो इसी प्रकार के होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, ये तत्सम। तो वहां एक परीक्षा में आ गया कि जो शब्द जो के त्यों प्रयोग हों, बस इतना लिखा। अब उसका उत्तर क्या दे? 4 विकल्प थे। मेरे पास फोन आ रात में कि सर एक प्रश्न आया है, इसका सॉल्यूशन करिए। तो बताइए भाई। तो उन्होंने, वो मेरे पुराने स्टूडेंट थे, जब मैंने कभी इंटर कॉलेज में लेक्चरशिप की थी, तो उनका फोन आया। मैंने उन्होंने कहा जो शब्द जो के त्यों प्रयोग हो, इसका उत्तर क्या होगा? एक शब्द में उत्तर मांगा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सीधी बात है, जो शब्द जो के त्यों प्रयोग हो वहां से उठे वहां रखे गए, जो शब्द संस्कृत से उठे जो के त्यों हिंदी में रखे गए उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम, तत्व माने उससे जो लिए गए हैं। तो इसका है सीधा, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों बिना विकार, बिना विकार के और बिना परिवर्तन के उठाए और हिंदी में रख दिए गए, वे तत्सम कहलाते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, वैसे अर्थ सटीक नहीं बैठता, लेकिन समझाने के लिए शुद्ध तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए, हिंदी में प्रयोग किए गए तत्सम कहलाए।
ध्यान दें, जो शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए गए तत्सम शब्द कहलाए। अब देखिए वे शब्द कौन से हैं, ध्यान दें, जैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अग्नि, संस्कृत में अग्नि है, उठाया हिंदी में रख दिया जो का त्यों अग्नि, यह है आपका तत्सम शब्द। कर्ण, संस्कृत से उठाया हिंदी में रख दिया कर्ण, कान को कहते हैं कर्ण, संस्कृत से उठाया और हिंदी में रख दिया गया। सज्जन, सूर्य, जो का त्यों संस्कृत से उठाया और हिंदी में रख दिया गया, ये शब्द तत्सम है। नीर, सभा, हंस, ऐसे शब्द हैं, बहुत शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत से आए। दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या है? तद्भव संधि में तत् जमा भव, तत् माने उससे और भव माने पैदा हुआ, जो उससे पैदा हुआ, किससे? संस्कृत शब्दों से पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत शब्दों के विकृत या विकसित रूप तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत शब्दों के, ध्यान देंगे, संस्कृत शब्दों के विकृत या तो विकार उत्पन्न हो गया, बिगड़ गए, या विकसित रूप तद्भव कहलाते हैं, या उनमें थोड़ा सा विकास हो गया, विकसित हो गए, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तत् माने उससे, भव माने पैदा हुआ, संस्कृत से जो पैदा हुआ ये तद्भव कहलाते हैं। जैसे दांत, पत्ता, पेड़, सॉरी पानी, पेड़, सूरज, सीख, सच, ऐसे बहुत शब्द हैं आदि, ऐसे बहुत शब्द हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए या विकसित रूप हैं। अब दांत, पत्ता, पानी, पेड़, सूरज, सीख, सच आदि इस तरह के बहुत शब्द हैं। प्रश्न आएगा तद्भव शब्द है, नीचे लिखे शब्दों में तद्भव शब्द है तो आपको छांटना है, चार विकल्प आएंगे, या नीचे लिखे शब्दों में तत्सम शब्द है, या एक शब्द दे दिया जाएगा कि इसका तत्सम शब्द है। मान लीजिए पेड़ दे दिया और पूछ लिया, ऊपर लिख दिया पेड़ का तत्सम है, बस सीधा चार नीचे विकल्प आ जाएंगे, आपको वो छांटना होगा ABCD करके। अब मैं देख रहा हूं यहां, देखो पेड़ को कहते हैं पिंड, संस्कृत में पिंड, ये पेड़ होता है पृथ्वी से निकलता है, वो एक पिंड के रूप में आता है, उसको कहते हैं पिंड। अब मैं इनके बता रहा हूं आपको साथ साथ। दांत, दांत का जो तत्सम है, तत्सम रूप है वो है दंत। पत्ता का है पत्र, पानी का है पानीय, पेड़ का है पिंड, सूरज का है सूर्य,
सीख का है शिक्षा और सच का है सत्य। ये संस्कृत रूप है। ये जो है संस्कृत शब्द हैं और ये इनके तद्भव के तत्सम रूप हैं। ये आगे जो तत्सम और तद्भव शब्द है, यानी इन तद्भव के तत्सम क्या हैं या तत्सम का तद्भव क्या है, वो जो आपका प्रकरण होगा वो बड़े रूप में आगे पढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रचना की इसके इतिहास के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें आपको बताया जा रहा है आंशिक रूप से कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इतिहास के आधार पर। बाकी इसका चैप्टर अलग चलेगा बाद में। तीसरा मैंने बताया था देशज या देसी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं, देशज या देसी शब्द ऐसे शब्द हैं कि इनका कोई अता पता नहीं है, ये देश में ही जन्मे गए। जैसे किसी ने बोल दिया एक समूह में, फिर वो सभी ने बोलते चले आए और वो हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में प्रयोग में आ गया ऐसे शब्द, और वो हमारी किताबों में लिखा जाने लगा। ये शब्द जो है देशज या देसी शब्द कहते हैं। देश जमा ज अर्थात देश में ही जो जन्मे हो वे देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द न तत्सम हो, जो शब्द न तत्सम हो न तद्भव और देश में ही जन्मे हों, देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द न तो तत्समय में, भाई संस्कृत के शब्द हैं, न तद्भव हैं, न संस्कृत के विकृत या विकसित रूप हैं, और देश में ही जन्मे हों, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब में कौन से शब्द हैं ध्यान देंगे, जैसे जूता। किसी ने कह दिया होगा जो पैर में हम जूता पहनते हैं, जूता। अब ये जूता शब्द है पता नहीं कहाँ से आया है, हमारे देश में ही जन्मा। किसी एक ने कह दिया होगा, फिर दूसरे ने कह दिया, फिर तीसरे ने, इसी तरह से प्रचलन में आ गया। चूहा, चूहा शब्द भी देशज है क्योंकि संस्कृत में कहते हैं मुस्क। अब तो संस्कृत में मुस्क मूसा बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन चूहा कहां से आया, ये देश में ही जन्मा है। लेकिन किस तरह से कह दिया गया होगा। झुग्गी एक रहने का छोटा सा स्थान होता है, इस तरह से झोपड़ी सी बना लेते हैं ये, तो उसको कहते हैं झुग्गी। अब किसने कहते हैं झुग्गी, तो ये भी देश में जन्मा है। जूता, चूहा, झुग्गी। लोटा, जैसे लोटा है घर में यूज होता है, लोटा पानी के लिए, वो भी आपका देशज शब्द है। पेट, पेट जो हमारा है, उदर मैंने अभी बताया था, ये संस्कृत में उदर है, लेकिन पेट आप कभी भी कोई औषधि लें आयुर्वेदिक वैद्यनाथ की, उस पर लिखा होगा उदर रोग में लाभकारी, कभी पेट रोग में लिखा होगा उदर रोग में लाभकारी। अब पेट ये भी देशज शब्द है। पगड़ी, पगड़ी जो सिर पर बांधते हैं वो भी देशज है, आया होगा पगा, पगड़ी। लकड़ी ये भी देशज शब्द है। अटकल ये भी देशज शब्द है। अटकल अंदाजा, एक अटकल के दांव अंदाज से। और काफी शब्द हैं
टट्टू। अब टट्टू क्या है? एक तो गधा होता है, एक घोड़ा होता है, एक खच्चर होता है। ये टट्टू कहां से आया? जो छोटे कद का होता है उसको टट्टू कह दिया। बस ये किसी ने कह दिया, 2 ने 3 ने 4 ने, फिर चला। जूता, चूहा, झुग्गी, लोटा, पेट, पगड़ी, लकड़ी, अटकल, टट्टू, इस तरह के हिंदी में बहुत शब्द हैं जो देश में ही जन्मे हैं, न तद्भव हैं, न तत्सम हैं, न विदेशज हैं। ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहा जाता है। परीक्षा में आएगा देशज शब्द है, तो इस तरह के शब्द होंगे कोई, आप उसको देख लेना, आपका उत्तर वही होगा। चौथा भेद है इतिहास के आधार पर विदेशी या विदेशज शब्द। ये कौन से शब्द हैं? ये वो शब्द हैं जो ना तो संस्कृत के हैं, के तत्सम हैं, न तद्भव हैं, न देश के जन्मे हुए हैं। ये शब्द हैं दूसरी भाषाओं से, दूसरी अन्य बहुत भाषाएं हैं उनसे जो हमारी हिंदी में शब्द प्रयोग किए गए, उपयुक्त प्रयुक्त किए गए, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। दूसरे देश की भाषाओं के, दूसरे देश की भाषाओं के, दूसरे देश की भाषाओं के बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द हैं दूसरे देश की बहुत सारी भाषाएं रही हैं। जैसे अरब से लोग आए तो उन्होंने अरबी भाषा का के शब्दों का हिंदी में प्रयोग किया, अपनी भाषा को छोड़ गए। लेकिन हिंदी के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो दूसरे देश की भाषा को अपना करके और अपने में समायोजित कर लेती है। अरबी शब्द हैं, मैं 2-4 शब्द आपको बता रहा हूं अरबी शब्द, जैसे मुकदमा, मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है। अदालत, फुर्सत, नहर, किताब, कानून, नशा, इज्जत। देखो ये मैंने कुछ शब्द लिखे, अरबी भाषा के बहुत शब्द हैं, आगे बता दूंगा जब अनेक भाषाओं के शब्द अलग अलग दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ ये चल रहा है कि शब्द विचार। मुकदमा, अदालत, फुर्सत, नहर, किताब, कानून, नशा, इज्जत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। हिंदी में मुकदमा, हिंदी में मुकदमे को कहते हैं वाद। अदालत, न्यायालय। फुर्सत, आराम। नहर, इसका कोई हिंदी अभी नहीं है। किताब, पुस्तक। कानून, विधि। नशा, मद। इज्जत, सम्मान। अब आप देखिए ये अरबी भाषा के शब्द हैं,
अरब के लोग आए, उन्होंने अपने शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया। दूसरा है आपका फारसी। फारस के लोग 1000 ईस्वी में यहां आए और 1000 ईस्वी में आकर के उन्होंने यहां देखा और उन्होंने अपने शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू किया। फारसी में देखो, जैसे कागज, कागज, हजार। मैंने आपको एक दिन बताया था कि कुछ शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द, जैसे मैंने बताया था क, ख और ज, फ। ये मैंने आपको बताए थे, क, ख, ज, फ। ये शब्द जो है विदेशी शब्द हैं, इन पर नुक्ता लगता है, अर्थ बदलता चला जाता है। हजार। बादाम, नाशपाती, ये फारसी के शब्द हैं सब। आदमी, दुकान, दरबार, इस तरह के जो शब्द हैं, बहुत शब्द हैं फारसी के। आगे मैं विस्तार से बता दूंगा इनको, लेकिन फिलहाल इतना ही। किशमिश, ये शब्द बहुत ज्यादा आ जाता है कभी कभी। मैंने कई बार परीक्षा में देख लिया कि किशमिश शब्द आ जाता है, पूछ जाता है कौन सी भाषा का है। सजा, जमीन, देखिए सजा, नुक्ता लग गया, सजा, नुक्ता नहीं लगा। ये शब्द अरबी का है तो नुक्ता नहीं लगा, सजा। अब अर्थ बदल गया, दोनों शब्द एक है, नुक्ता हटा दिया एक ही अर्थ हो जाएगा, नुक्ता लगा दिया अर्थ बदल जाएगा। सजा, दंड, सजा, सुसज्जित, यह अर्थ है इसका, यानी सुसज्जित होना, सजना। जब हम कपड़े लत्ते पहन करके बाल बहा करके संवरते हैं, वो सुसज्जित होता है, वो सज गया, वो सज गया, दरबार सजा था। सजा, सजा और सजा, दंड, अर्थ बदल गया। तो यही शब्द हैं, इस तरह के बहुत है फारसी। ये काफी हो गया होगा, आगे देखिए। इसके बाद जो है अगली सीढ़ी में, इससे आगे का ये प्रकरण, इससे आगे की सीढ़ी में पढ़ाया जाएगा। आप इसको अच्छी तरह एक बार पढ़ लें। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो हमें भी लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे जो है इसको पसंद कर रहे हैं। तो जितना ही पसंद होगा हम और अच्छे से अच्छा आपको शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और हिंदी बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक एग्ज़ाम में, जब आपकी प्रेस परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें आ रही है। हम प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा थोड़े समय में थोड़े शब्दों में आपको दे दिया जाए, ताकि आप कामयाब हो सकें और हमें इस बात की खुशी हो कि हमारे द्वारा ऑनलाइन पढ़ाए हुए बच्चे आज कामयाबी पर खड़े हैं।